गुड मॉर्निंग। जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस की 2025 की प्रॉब्लम्स हमने पहले की थी, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। आज हम 2024 से शुरू करते हैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो 24 की एक प्रॉब्लम है जिसमें यह दे रखा है कि एक सर्कुलर हुप है और इसके अंदर दो बीड्स हैं जिनका चार्ज दे रखा है Q, मास दे रखा है M। एक बीड तो यहां स्टक है, चिपकी भी है, और बोले दूसरी वाली जो बीड है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशंस कर रही है और आपको ऑसिलेशंस के एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो पहला सवाल तो ये कि यदि ये चार्ज Q है और दूसरा भी चार्ज Q है तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी होगी? दे आर कंस्ट्रेंट कि वो रहेंगे इसके ऊपर ही, यानी इसके अंदर अंदर ही चलेंगे। तो स्वाभाविक है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है यहां होगी। क्यों? क्योंकि यदि यहां हुई इक्विलिब्रियम पोजीशन, यदि आप मान लो एक सेकंड के लिए, तो यहां एक फोर्स लगेगा कूलम रिपल्शन, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा इधर, और इस कंपोनेंट की वजह से वो बीड इधर मूव कर आएंगे। सो इट्स नॉट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट ऑल। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगी क्योंकि अब जो फोर्स लगेगा वो लगता है इन अ डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर टू उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉसिबल है, क्योंकि इसके ऊपर कंस्ट्रेंड है, हुप के अंदर ही मूव कर रहा है, इसलिए यहां पर फोर्स नहीं है कोई, इसलिए ऐसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये बोले इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया तो क्या ये ऑसिलेट करेगी? एंड द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये मेरा कूलम फोर्स है, इसका इधर कंपोनेंट लेंगे, ये कंपोनेंट को आप लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि ये कंपोनेंट जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, है ना। और ये प्रॉब्लम वापस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम ये प्रॉब्लम पहले कर चुके हैं, एंड वी डिड इट इन EM 101 P04 and time is approximately 15:55। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करनी है, एंड वी नो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि आप जो इक्वेशन लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल के आप कहते हैं d2x बटा dt स्क्वायर प्लस हाथी घोड़ा x इज इक्वल टू 0। तो ये जो क्वांटिटी है ये आपका ओमेगा स्क्वायर है, चाहे ग्रेविटी की वजह से हो, चाहे स्प्रिंग मास सिस्टम हो, चाहे ये एंगुलर मोशन। बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आती है। वो क्या? मान लीजिए आपके कोई एंगुलर मोशन हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ऐसे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, विच इज ओमेगा थीटा 0 कॉस ओमेगा टी। This implies theta 0 cos omega t is equal to 1। और थीटा 0 क्या है? थीटा 0 मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ एंगुलर मोशन है, तो वो रेडियन में लेना है, मैं कुछ भी ले सकता हूं, 0.1 भी ले सकता हूं, 0.2 भी ले सकता हूं। और यदि इसको मैंने 0.1 0.2 लिया तो cos ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो गई? 5 10 हो सकता है? नहीं। फिर क्या गड़बड़ की? गड़बड़ ये की ये ओमेगा और ये ओमेगा काट दिया। क्यों? क्योंकि ये ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। दोनों अलग अलग होते हैं? हां। सेम कब होते हैं? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, देन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज कभी भी वो सेम नहीं होता। इन चीजों का ध्यान रखना। चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यह भी प्रॉब्लम 2024 की है। 4 कंडक्टिंग प्लेट्स दे रखी हैं, 2 3 4, S1 S2 S3 S4। इनके बीच की दूरी दे रखी है d, ये भी d, ये भी d, सब कुछ d।
और प्लेट स्क्वायर है, एरिया है A/A। तो दो प्लेट्स मिलके एक कैपेसिटेंस बना देती है जो है C0 एप्सिलॉन 0 A² D। अब ये अलग अलग सिनेरियोज के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैच कराना है, ये हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या हो गया, तो हम सब करते हैं। पहला है, वो बोले इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस निकालो। अब बैटरी लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो नहीं लगाओ, दिखता है इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, एक, दूसरा, तीसरा, तो तीन कैपेसिटर्स सीरीज में आ गए, और तीन कैपेसिटर्स सीरीज में आ गए। सो कैपेसिटेंस बिटवीन S1 and S4 is C0/3। दो सीरीज में आ गए तो C0/2। दूसरा ये कहता है कि अब मुझे इन दोनों के बीच में फिर निकालना है कैपेसिटेंस, लेकिन हमने इन दोनों को शॉर्ट कर दिया। इन दोनों को शॉर्ट कर दिया मतलब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो ये वाला प्रॉब्लम हो गया बिल्कुल। ये कैपेसिटर, ये दोनों शॉर्ट है, S1 S2 S3 S4 ये शॉर्ट है, तो ये दो कैपेसिटर सीरीज में हो गए। दो कैपेसिटर सीरीज में हो गए तो कैपेसिटेंस बिटवीन S1 and S4 if S2 is shorted to S3। तीसरा केस क्या है, ये बोले हमें कैपेसिटर इन दोनों के बीच में निकालना है, S1 और S3 के बीच में। सो C बिटवीन S1 S3, जब S2 और S4 को शॉर्ट कर दिया, S2 और S4 को शॉर्ट कर दिया मतलब S2 और S4 का पोटेंशियल सेम है। यदि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि इसका तो पोटेंशियल सेम है, कांस्टेंट है, एक है, यूनिफॉर्म है। ऐसा थोड़ी है कि इसका इधर और इधर पोटेंशियल अलग अलग है, कंडक्टिंग शीट है, विच मींस ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। और दो कैपेसिटर्स जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यदि सेम है तो स्वाभाविक है ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, और उसके बाद एक इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो वो क्या हो गया, दो पैरेलल में हो गए। दो पैरेलल का मतलब हो गया 2C, और एक सीरीज में है C। सो द रिजल्टेंट इज 1/2C + 1/C is equal to 1/C effective. So this will be 2/3C। और इसी में एक फोर्थ ऑप्शन और दे रखा है, वो क्या, वो बोले S1 और S2 इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस पता करना है। यानी क्या पता करना है, CS1 S2। और क्या दे रखा है कि S2 और S4 को शॉर्ट कर रखा है, और इधर S1 और S3 को शॉर्ट कर रखा है 3A। यदि S2 और S4 को शॉर्ट कर रखा है तो अभी देखा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। इन दोनों को शॉर्ट कर रखा है मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, यानी ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आंसर क्या हो गया, 3 कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इज 3 times C0। तो ये चारों सिनेरियो के अंदर हम कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल पाए। जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, इस वाले को इससे मैच करना है, इससे मैच करना है, लेकिन जो करना है वो इतनी सी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक स्फेरिकल शेल दे रखा है जिसका रेडियस है R, और इसके सेंटर से R दूरी पर यहां पर एक डायपोल रखा हुआ है, परफेक्ट डायपोल P, विच मेक्स एन एंगल, ये एंगल जो है यहां पर, दिस एंगल इज थीटा। और डायपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे रखा है,
नाउ क्वेश्चन इज, इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, डायपोल को क्या होगा? क्या डायपोल के ऊपर फोर्स लगेगा? द आंसर इज यस। क्यों लगेगा फोर्स? क्योंकि डायपोल के ऊपर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं लगता फोर्स, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो लगता है। और यदि ये परफेक्ट डायपोल है, बिल्कुल छोटा सा पीस है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट विल बी वर्टिकली अपवर्ड्स, एंड वी नो दैट देयर विल बी अ टॉर्क व्हिच विल बी P क्रॉस E, और ये P है, ये E है, सो टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा। और टॉर्क क्या करेगा? टॉर्क डायपोल को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, एंड इट इज गिवन कि यहां पर अपने सेंटर के अबाउट डायपोल रोटेट कर सकता है। तो यदि यह डायपोल रोटेट करेगा तो रोटेट करने की वजह से इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, और वो ऑसिलेशन किस पे डिपेंड करेगा? डायपोल मोमेंट पे दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूं क्योंकि ये सब कुछ दे रखा है ना। अब इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बोले इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये पता करना। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस, डायपोल ऑसिलेट करेगा छोटे स्मॉल ऑसिलेशंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर। दैट कैन नॉट बी करेक्ट, क्योंकि आर हैज टू बी ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि एनी वैल्यू ऑफ आर का मतलब है डायपोल यदि यहां हुआ तो स्फेरिकल शेल के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, तो कोई स्मॉल ऑसिलेशंस नहीं होंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Second statement says dipole will undergo small oscillations. Dipole will undergo small oscillations for r greater than r. अब हो चाहे यहां रखा हो चाहे यहां रखा हो, कहीं पे भी रखा हो, स्मॉल ऑसिलेशंस होंगे। नेक्स्ट, the dipole will undergo small oscillations with a given angular frequency at this. तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए क्या करेंगे? वही बात, I d2 theta बटा dt स्क्वायर प्लस TE sin theta is equal to 0। स्मॉल ऑसिलेशन, सो साइन थीटा की जगह लिख दिया थीटा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर इज PE अपॉन I। अब यहां E कितना है? E नहीं दे रखा, लेकिन सिग्मा दे रखा है। सिग्मा का मतलब है, अच्छा यदि इसके ऊपर टोटल चार्ज Q होता है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो क्वांटिटी है Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ये सिग्मा हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी सिग्मा R स्क्वायर। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर इज P सिग्मा R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर और I। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कहता है डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट r इज इक्वल टू 2r। सो एट r इज इक्वल टू 2r एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? दिस बिकम्स 4r स्क्वायर, r स्क्वायर कट गया, बाकी बचा, सो ओमेगा विल बिकम p सिग्मा अपॉन, क्या यही है वैल्यू? 2 sigma p0 upon no, this is not correct obviously, क्योंकि उसके अंदर जो पॉसिबल वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2p सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 I। अपनी क्या आ रही है? अपनी आ रही है ये। और फोर्थ ऑप्शन है कि एट r इज इक्वल टू 10r। What is the value of omega square? So at r is equal to 10r, omega will be p
sigma upon 10 yes, so this is the answer. So पहले वाला जो था स्मॉल ऑसिलेशंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ आर वो गलत था, स्मॉल ऑसिलेशंस फॉर आर इज ग्रेटर देन आर करेक्ट था, एट आर इज इक्वल टू 2r ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है गलत क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये है, एट आर इज इक्वल टू 10r ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है करेक्ट. सो ये 2024 के 3 क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे. नाउ वी गो ऑन टू 2023. सो 2023 में एक ही क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर, एंड द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग. बोले एक डायपोल है -q + q और इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 -2 0 + 2 और किसी पॉइंट पर यहां बहुत दूर पॉइंट P which is say 100 which means the point is very far away as compared to the size of the dipole. यहां पर इसका पोटेंशियल दे रखा है V0. अब ये पूछते ये है कि यदि डायपोल को मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया कि ये पॉजिटिव इधर ले आए ये नेगेटिव यहां ले आए, जिससे ये जो पॉइंट है ये हो गया -1 2 और ये वाला जो पॉइंट है ओरिजिनली तो ये था, ये पॉइंट हो गया +1 -2. तो दो बातें हैं, ऐसा नहीं है कि डायपोल को ऐसे रोटेट किया, ये लेंथ भी बढ़ गई. अब ये बोले इसकी वजह से नया डायपोल मोमेंट वहां क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू नहीं दे रखी लेकिन पुराना डायपोल मोमेंट ये पोटेंशियल दे रखा है तो अपन पता कर सकते हैं. क्या तरीका है, पोटेंशियल इज इक्वल टू तो इन दोनों केसेस के अंदर ये कॉमन है और r² भी कॉमन है. तो इनिशियल केस के अंदर जब हमारा पोटेंशियल है V इनिशियल that is equal to some constant C P dot R which is P dot unit vector R which is V0 और V final जो होगा that will be same constant C क्योंकि ये constant तो सब वही है. डायपोल मोमेंट अब बदल गया, मान लीजिए P' हो गया और यूनिट वेक्टर R तो इसी डायरेक्शन में लेना है लेकिन डॉट प्रोडक्ट बदल जाएगा क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बदल गई. आपको ध्यान हो तो हमने कहा डायपोल मोमेंट P इज समेशन QI RI. तो फर्स्ट केस के अंदर जब ये था मैंने ओरिजिन मेरा यहीं सेंटर पे ले लिया और डायपोल मोमेंट कितना हो गया +q, ऊपर ये कितना है +2 प्लस -q और डिस्टेंस कितना है -2. सो द डायपोल मोमेंट इज नाउ 4qj. क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको -2 लिया मतलब मेरी डायरेक्शन में ये मान के चल रहा. एंड व्हाट अबाउट P प्राइम? P प्राइम विल ऑल्सो बी Q -I प्लस 2j. डायरेक्शन क्या है -I प्लस 2j -q. लेट मी राइट इट एज प्लस -q और I क्या है, I इज I -2j. सो ये ठीक से करना है, इसमें जरा भी गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा. सो दिस क्वांटिटी बिकम्स -qi. So 2q
आई 2qj और ये भी प्लस 2qj। और यूनिट वेक्टर r क्या था? यूनिट वेक्टर r था मेरा 100i प्लस 100j तो ये तो दोनों के लिए सेम होगा, तो इसको भी मैं कांस्टेंट सी में ले गए। बात कर, मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है, सो इनिशियली मेरा डाइपोल मोमेंट वाज 4qj, देयरफॉर इनिशियली p डॉट r इज 4qj into this quantity, so 400 divided by ये सब। और अगली बार P dash R is equal to minus QI into 100 is इधर Q भी आएगा minus 2Q into 100, this is 4, 2 into plus 4q into 100. So this P dot R becomes 2q into 100. Everything else remains the same. तो यदि पहले पोटेंशियल जो था वो इसके प्रोपोर्शनल था V0, अब जो पोटेंशियल है वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी V0 बटा 2. So that was the problem.